इस यात्रा का होने वाला फायदा प्रभाव? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट करूंगा, दिग्विजय सिंह जी का वो व्यक्तित्व है जो राजनीतिक क्षेत्र को अलग रखते हैं और धार्मिक क्षेत्र को अपने अलग रखते हैं, धार्मिक आस्थाओं को अलग रखते हैं। आपने नर्मदा यात्रा का जिक्र किया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा पूर्णतः धार्मिक उद्देश्य से की थी, उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। परंतु हाँ, 2018 में कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में दिग्विजय सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो उन्होंने एक एक विधानसभा में जाकर पंगत में संगत कार्यक्रम किया, एक एक कार्यकर्ता से वन टू वन मिले, कान में जाके उन्होंने उनसे बात सुनी और बात कही। आप देखेंगे जब नॉमिनेशन का समय आया 2018 में दीपक जी, उस समय देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी ने 7 दिन 8 दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में रह के, मतलब रात भी वहीं गुजारी, कई रातें उन्होंने रह के जो कांग्रेस से असंतुष्ट लोग थे, जिन्हें टिकट ना मिलने की वजह से मन में कहीं ना कहीं मलाल आता है, उन लोगों से वन टू वन जाकर उनको बुलाकर उनको समझाया और कांग्रेस के विरोध में उन्होंने जो फार्म डाला था चुनाव के लिए, उस फार्म को वापस लाया। यही बिल्कुल एकदम से नींव का पत्थर साबित हुआ 2018 की सरकार में। यह दिग्विजय सिंह जी की रणनीति का हिस्सा था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है आदरणीय दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा देश और प्रदेश की राजनीति में घबराती है तो वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की वाक्पटुता से घबराती है, दिग्विजय सिंह जी की स्पष्टवादिता से घबराती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्हें मालूम है कि देश की राजनीति में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की जितनी प्रासंगिकता है, उतनी प्रासंगिकता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश की राजनीति में। आप देखेंगे 3700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक लगातार यात्रा की आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, लेकिन इस और बीच अब उसके बाद 2023 का लक्ष्य, जिसमें जो विकास की डोर आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों में मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता सौंपने के लिए संकल्पित है, उस संकल्प मुझे एक चीज समझाइए ना। लेकिन भदौरिया जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं मान भी लेता हूं कि दिग्विजय की यात्रा का फायदा मिला था, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सिंधिया उस वक्त थे, और ग्वालियर चंबल के ग्राफ को हम देखें तो उस वक्त सिंधिया के रहने से भी काफी फायदा मिला, काफी सीटें आपने जीती। अब वो खिलाड़ी तो आपकी पार्टी में है नहीं, तो इसका कितना प्रभाव आप मान रहे हैं? देखिए दीपक जी, आपकी नजर में हो सकता है वो खिलाड़ी हो, देखिए कई चीज का एडवांटेज रहता है तो अनेकों डिसएडवांटेज रहता है। आज कांग्रेस के अंदर अगर हम देखेंगे, आज 6 महीने पहले सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं ने एक सुर में कहा है कि हम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जो 6 महीने पहले स्पष्ट हो चुका। परंतु अगर सिंधिया जी कांग्रेस में होते तो यह क्या मुमकिन था? नहीं था। जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो रही है वो पहले कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, परंतु हम आज बहुत प्रसन्न है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और राजनेता कि आज कांग्रेस का राजनेता स्वतंत्र है। वो कह सकता है गर्व के साथ कि हमारे मुख्यमंत्री 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी होंगे, कमलनाथ जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्थिति है आदरणीय दीपक जी, अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह जी गुट, शिवराज सिंह जी का गुट, नाराज भाजपा का गुट, और ये सब महाराज भाजपा का गुट। चलिए, तो ये स्थिति बद से बदतर हो रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं दुर्गेश जी, इनसे ही पूछना चाहूंगा, ये आज कह दें कि शिवराज सिंह जी ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो? नहीं, वो तो संगठन